Okay, participants, it's time to start our first session of Source Person. Dr. Khalid Mahmood is here with us, and he's currently associated with Punjab University. And he's an excellent teacher, trainer, and researcher. And today, Dr. Khalid Mahmood will talk about data collection tools and techniques. Over to you, sir. You can start the session and share your slides. जी ये अपना यानी आप मुझे कंफर्म कर दीजिए स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है ना? नहीं सर, अभी नजर नहीं आ रही। ये मैंने तो शेयर कर दी, 1 मिनट मैं दोबारा देखता हूँ। जी अब देखिएगा। यस सर, इट्स विजिबल सर। आप जी अपना थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये जी हमारे पार्टिसिपेंट्स, मेरा ख्याल है ये बैच 4 है। जी बैच 3 है सर। मुझे कंफर्म करो जी। बैच 4 के साथ तो ये बैच 3 है सर जी। ये बैच 3 है सर। ये आप स्टार्ट करें सर। सर ये बैच 3 ठीक हो गया। चलें जी, बैच 3 के साथ मैं बस ये कंफर्म करना चाह रहा था कि पहले तो मीटिंग हो चुकी है मेरी, और डॉक्टर खालिद आपसे बात कर रहा हूँ। तो डेटा कलेक्शन पर हम बात करेंगे। रिसर्च में एक बड़ा लाजमी हिस्सा होता है डेटा कलेक्शन का, उस पर हम बात करेंगे आज। डेटा आप लोग समझते हैं कि वो फैक्ट्स होते हैं, वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं और इसकी मदद से हम रिजल्ट्स हासिल करते हैं अपनी रिसर्च के। और डेटा की मदद से हम जो है वो जो भी क्लेम करना होता है हमारी रिसर्च की जो आउटकम है, उसको क्लेम की शक्ल में हम जाहिर करते हैं। तो डेटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक क्वांटिटेटिव डेटा है और इसको हम कंपेयर करते हैं क्वालिटेटिव डेटा के साथ। क्वांटिटेटिव डेटा जो है ये नंबर्स की शक्ल में होता है। जब भी ऐसा फिनोमेना, ऐसी रियलिटी कि जिसको हम इस तरह से मेजर करें, इस तरह से उसे ऑब्जर्व करें, इस तरह से उसे स्टडी करें कि हमारे पास आंसर जो है वो नंबर्स में आ जाए, जैसे फिजिकल रियलिटीज़ हैं या सोशल रियलिटीज़ को भी हम नंबर्स में कन्वर्ट कर लें किसी स्केल की मदद से, तो नंबर्स वाला डाटा जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। अब नंबर्स के अलावा डाटा की जो भी टाइप्स हैं वो क्वालिटेटिव कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले तो टेक्स्ट है, सबसे बड़ी इसकी मिसाल। उसके बाद इसमें पिक्चर्स हैं, इसमें कार्टून्स हैं, इसमें मूवीज़ हैं। इस तरह का तमाम डाटा जो है, इसमें वॉइस भी है। ये तमाम डाटा क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। और ज़ाहिर है जिस टाइप का डाटा होगा उसी टाइप का फिर उसका एनालिसिस होगा और उसके रिजल्ट्स हम उस तरह से निकाल पाएंगे। दूसरी एक टाइप्स में जो डाटा की तकसीम है वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड डाटा हमें वहाँ हासिल होता है जहाँ हमारे पास कोई ऐसा टूल हो कि जिसके अंदर कुछ लगे बंधे आंसर्स हों, ऐसा कोई क्वेश्चनर हो या ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन शीट हो कि जिसमें आंसर जो हैं वो बिल्कुल मखसूस हों, और उन मखसूस आंसर्स की बुनियाद पे हम डाटा इकट्ठा करें, उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। और उसके अलावा जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। मतलब हमें पहले से नहीं अंदाज़ा होता कि आंसर क्या आएगा, हम आंसर्स की पहले से लिस्ट बना के नहीं रख सकते, तो उसे फिर हम अनस्ट्रक्चर्ड कहेंगे। तो स्ट्रक्चर्ड डाटा को ऑर्गेनाइज करना और उसको एनालाइज करना, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है। और अनस्ट्रक्चर्ड को फिर ऑर्गेनाइज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता। तो उसको एनालाइज करना भी ज़ाहिर है, उसको पहले हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे उसमें से, और उसके बाद उसे एनालाइज करेंगे। इसी तरह एक तीसरी तकसीम डाटा की है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। अगर कोई रिसर्चर या कोई टीम या कोई ग्रुप या कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन डाटा का जो सोर्स है उससे डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करे तो उस डाटा को हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। और अगर वही डाटा जो किसी मकसद के लिए किसी शख्स या इदारे ने जमा किया और बाद में किसी दूसरे शख्स या इदारे के वो काम आ गया,
या वो उसकी बेसिस पे कोई रिसर्च करना चाहता है या उसे इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए यानी दूसरे इदारे के लिए, दूसरे शख्स के लिए, दूसरे रिसर्चर के लिए वो डाटा सेकेंडरी कहलाएगा। तो अगर तो डाटा कलेक्ट किया कराया मिल जाए, किसी और ने कलेक्ट किया हो और हम उस पर काम करना चाहें तो उसको हम फिर सेकेंडरी डाटा कहेंगे। और अगर हम सोर्स के पास से खुद डाटा उठाएं तो उसे हम प्राइमरी डाटा कहेंगे। तो ये 3 तरह की तकसीम है इसमें डाटा में जो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर की। फिर डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं डिफरेंट। इन मेथड्स में आप देखिए, ये जेनरिक एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक मेथड जो है वो सर्वे है। सर्वे में आप सारे इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, क्वेश्चनर की बुनियाद पे आमतौर पर सर्वे होता है, सोशल साइंसेज में ज़्यादा होता है, और इसमें जो है वो किसी रियलिटी के बारे में हम जो है वो पार्टिसिपेंट से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और वो फिर उसका आंसर करता है। तो वो उसका ओपिनियन भी हो सकता है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जिसे हम सर्वे के ज़रिए से कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा इसमें तरीका है ऑब्जर्वेशन का। अब ऑब्जर्वेशन एक अलग से डाटा कलेक्शन टेक्निक है कि जिसमें रिसर्चर एक डाटा शीट अपने सामने रखता है और किसी भी फिनोमेना या रियलिटी को खुद ऑब्जर्व करता है और फिर अपने नोट्स के तौर पर वो अपनी शीट को फिल करता है। तो इस मेथड को ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट एक तरीका है रिसर्च का, जिसमें जो है वो एक्सपेरिमेंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि ऐसा कि यानी रिसर्च की ये ऐसी किस्म है जिसमें किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है, किसी वेरिएबल के अंदर जो है वो चेंजेस की जाती हैं और फिर उन चेंजेस के नतीजे में जो चीज़ पैदा हुई उसको ऑब्जर्व किया जाता है या उसको नोट किया जाता है। तो इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में भी आपके पास एक डाटा शीट होगी और एक्सपेरिमेंट के दौरान और उसके बाद आप जो है वो अपने नोट्स लेंगे उस पर। इसके अलावा जो डाटा कलेक्शन का मेथड है वो नॉलेज या परफॉर्मेंस टेस्ट है कि आप यानी अगर तो आपने ओपिनियन या परसेप्शन देखनी है तो फिर तो एक सिंपल सर्वे का क्वेश्चनर बन जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी का नॉलेज या उसकी परफॉर्मेंस या उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करनी है, देखनी है, तो फिर आप एक ऐसा टेस्ट बनाते हैं जिसको वो परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर वो काम करके दिखाएगा या जो उसके पास नॉलेज है उस नॉलेज का उसमें इजहार करेगा। तो हमारे पास उसके स्कोरिंग का भी एक मेथड होगा और हम उसकी स्कोरिंग कर सकेंगे, उसके नॉलेज या उसकी परफॉर्मेंस को मार्क्स में या नंबर्स में कन्वर्ट करके क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा को ले आएंगे। इसके अलावा डाटा कलेक्शन का एक मेथड होता है इंटरव्यू, जिसको इन डेप्थ इंटरव्यू भी कहते हैं। इसमें जो है रिसर्चर और जो पार्टिसिपेंट है रिसर्च का, ये ज़ाहिर है ह्यूमन पार्टिसिपेंट होगा, उसका आपस में इंटरेक्शन होता है। वो आमने सामने भी हो सकते हैं, वो टेलीफोन पर भी हो सकते हैं, या आजकल जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे से रब्ता करने की, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं इंटरनेट के ज़रिए से, या और इसके अलावा आपस में एक सिंक्रोनस मोड उसे कहते हैं कि आमने सामने होते हैं और बातचीत करते हैं। तो सवाल पूछता है, जवाब देने वाला जवाब देता है। और इंटरव्यू का ये जो मेथड है ये आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होता है। इंटरव्यू की ही एक और किस्म को फोकस ग्रुप कहते हैं। इसको फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ भी कहते हैं। एक इन डेप्थ इंटरव्यू में और फोकस ग्रुप इंटरव्यू में फ़र्क ये होता है कि इन डेप्थ में आमतौर पर वन ऑन वन इंटरव्यू होता है कि रिसर्चर होता है और एक सामने पार्टिसिपेंट होता है और उनके आपस में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। लेकिन फोकस ग्रुप में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, ये 6 से लेके 12 अफराद तक का एक ग्रुप हो सकता है और ग्रुप के सामने रिसर्चर अपना क्वेश्चन रखता है और ग्रुप उस क्वेश्चन पर डिस्कशन करता है। तो इसमें जो है वो बारी बारी जवाब देना भी शामिल हो सकता है। इसमें एक के जवाब के ऊपर दूसरा कमेंट करे ये भी हो सकता है। उनकी आपस में क्रॉस टॉक भी कराई जा सकती है कि वो उस पर डिस्कशन के अंदाज में बात करें। तो फोकस ग्रुप को फोकस ग्रुप डिस्कशन भी कहते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ भी कहते हैं, और ये भी आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च में मेथड यूज होता है। इसके बाद फिर फील्ड नोट्स हैं।
फील्ड नोट्स का जो काम है ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन की एक टेक्निक है, एक मेथड है। फील्ड नोट्स ये हैं कि रिसर्चर किसी सोसाइटी में, किसी माशरे में, किसी क्लासरूम में, किसी भी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करनी होती है, तो वहाँ पे वो अपनी डायरी एक बनाता है, अपने नोट्स की एक शीट बनाता है और उस पर अपने नोट्स लेता है। जो चीज़ भी वो उसके ज़हन में होती है, वो फील करता है कि मेरी रिसर्च से रेलिवेंट है ये इन्फॉर्मेशन, उसको अपने पास नोट करता चला जाता है। तो फील्ड नोट्स भी आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं। इसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड में फिर डॉक्यूमेंट्स और लिटरेचर वगैरह आते हैं। ये डाटा के सोर्सेज हो सकते हैं अगर आपकी रिसर्च जो है वो लिटरेचर बेस्ड ही हो, जिसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, आर्काइवल रिसर्च बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च बोलते हैं। इस किस्म की रिसर्च हो तो उसमें डाटा जो है वो डॉक्यूमेंट्स की मदद से हासिल किया जाएगा या लिटरेचर के अंदर से ही ढूंढा जाएगा। तो ये काम भी आमतौर पर क्वालिटेटिव स्टाइल का या क्वालिटेटिव मेथड से ताल्लुक़ रखता है। तो ये चंद एक मेथड्स जो हैं ये आपके साथ मैंने शेयर किए। इनमें से कुछ जो हैं वो क्वांटिटेटिव में ज़्यादा यूज़ होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव में ज़्यादा यूज़। नेक्स्ट जो चीज़ आपके साथ है वो आप देखिए कि हम ये फैसला कैसे करते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। तो ये बात जो है या ये फैसला जो है ये चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बेस करता है। वो पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं जिनको सामने रख के हम ये फैसला करते हैं कि कौन से मेथड पे हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि पॉपुलेशन की नेचर क्या है, या पॉपुलेशन को हम यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कहते हैं, कि हमें किस चीज़ का डाटा चाहिए। हमें इंसानों का डाटा चाहिए, हमें इदारों का डाटा चाहिए, हमें किसी मशीन का डाटा चाहिए, हमें किसी केमिकल का डाटा चाहिए, या जो फिज़िकल फॉर्म में जो दुनिया हमारे सामने ओपन है, किसी ठोस माया गैस का डाटा चाहिए। तो हमारी पॉपुलेशन या हमारी जो पार्टिसिपेंट्स आप कह लीजिए हमारी रिसर्च में, या सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, इसमें साइकोलॉजी में अक्सर सब्जेक्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हमारे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, हमारी पॉपुलेशन या हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन हैं, तो जिस तरह के वो होंगे उस तरह का फिर जो है वो आप मेथड देखेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप इंसानों की ही बात कर लीजिए। अगर इंसानों के बारे में आपने डाटा लेना है तो आप सर्वे कर सकते हैं, इंसान जो हैं वो क्वेश्चनर फिल कर सकते हैं। अगर वो अनपढ़ हैं तो आप उनके इंटरव्यू भी कर सकते हैं, वो अगर क्वेश्चनर फिल करने में दिक्कत महसूस करें। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो फिर ज़ाहिर है बच्चों से जवाब करना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, तो आप कोई और मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे ऑब्जर्वेशन है, या जैसे किसी मशीन के ज़रिए से, कोई स्टेथोस्कोप के ज़रिए से, या किसी और आले से आप मालूम करेंगे, या मरीज़ की हालत को देखते हुए आप देखेंगे कि उसको दर्द हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि आप उससे सवाल पूछेंगे तो सवाल का जवाब नहीं आएगा। तो किसी और तरीके से आपको डाटा कलेक्ट करना होगा। तो पॉपुलेशन की नेचर क्या है, ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है फिर नेचर एंड मेजरमेंट लेवल्स ऑफ वेरिएबल्स, कि जो आपके वेरिएबल्स हैं जिन पर आपको डाटा चाहिए वो वेरिएबल किस तरह के हैं। तो जिस तरह का वेरिएबल होगा उसी किस्म का डाटा का मेथड फिर होगा। और मेजरमेंट लेवल का यहाँ मतलब ये है कि जैसे क्वांटिटेटिव डाटा होता है तो क्वांटिटेटिव डाटा के 4 लेवल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। तो उनमें से कौन सा लेवल है। अब जिस तरह का डाटा आप यानी आपको अवेलेबल है, और हर लेवल का डाटा हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, तो जिस तरह का जो लेवल है उसी हिसाब से आपने देखना होगा कि वो डाटा आपने किस तरह से कलेक्ट करना है, कि आपने किसी डॉक्यूमेंट से उठाना है, या आपने इंसानों से लेना है, या किसी और तरीके से लेना है। फिर अगला इसमें सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब आप किसी भी फिनोमेना के बारे में देखना क्या चाह रहे हैं, आपका सवाल क्या है, आप उसमें से कौन सी चीज़ देखना चाह रहे हैं, आपका मौजू क्या है। देखें, एक जैसे इंसान है तो इंसान की ज़िंदगी के तो बहुत सारे पहलू हैं। उसकी उसकी एक तो बॉडी है जो एक फ़िज़िकल जो है वो शक्ल रखती है, फिर उसके ख़्यालात हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, फिर उसमें जो है वो आप कह लीजिए कि उसका नॉलेज है, और फिर जो है वो उसकी एक रूहानी दुनिया है, उसकी सोचें हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें एक इंसान के साथ मुंसलिक होती हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस तरह की बात जो है वो देखना चाहते हैं। अब देखें, अगर इंसान की नब्ज़ कैसी चल रही है, ये आप सवाल पूछ के तो नहीं पता कर सकते। इसके लिए तो आपको जो है वो नब्ज़ चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आले बना लिए गए हैं आज के दौर में कि नब्ज़ कैसे चेक करनी है। लेकिन इंसान सोचता क्या है, ये आप सवाल पूछ के या उसके किसी एक्शन से आप पता कर सकते हैं कि जो उसका बिहेवियर या एक्शन है वो आमतौर पर उसकी सोच पर मबनी होता है। जिस तरह की उसकी सोच होती है उसी तरह का वो एक्शन करता है। तो इस तरह से आप डाटा कलेक्शन कर सकते हैं या खुद उसी से सवाल करके उसकी सोच के बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप किसी रियलिटी या फिनोमेना के बारे में जानना क्या चाहते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद अगली बात है रिसोर्सेज एंड टाइम अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्सेज में पैसा भी आ गया, मैन पावर भी आ गई और जो है वो जो मेहनत करनी है, एफर्ट करनी है, वो भी आ गई। और टाइम अवेलेबिलिटी में ये आ गया कि आपके पास डाटा कलेक्ट करने का टाइम कितना है। अगर आप मास्टर का थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी का कर रहे हैं, एमफिल का कर रहे हैं या एक छोटा सा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आप उसी हिसाब से उसमें रिसोर्सेज और टाइम जो है वो लगाएंगे। बाज़ औक़ात आपका ऑब्जेक्टिव इस तरह का है या रियलिटी की नेचर इस तरह की है कि आप उसे ज़्यादा टाइम में कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम में कवर करने के लिए आप और तरह से सोचेंगे। और अगर आपके पास वक्त थोड़ा है या आपके पास बजट थोड़ा है या मैन पावर आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो आप और तरह से सोचेंगे। तो ये सारी बातें भी सामने रखते हैं। फिर है लेवल ऑफ प्रिसीजन कि आप लेवल ऑफ प्रिसीजन क्या रखना चाहते हैं। प्रिसीजन का यहाँ मतलब होता है एक्यूरेसी, कि आप एक्यूरेसी कितना रखना चाहते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक्यूरेसी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन कवर करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी और उसका साइज़ भी बड़ा होगा, तो आप डाटा में एक्यूरेसी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप जो ही आप सैंपल छोटा करते चले जाएंगे, आपके रिसोर्सेज बचेंगे, आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपका जो प्रिसीजन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो डाटा जो है, अब जैसे हम इसमें करते हैं रिसर्च में कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते। उसकी वजह उसकी उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि पूरी पॉपुलेशन स्टडी हो ही नहीं सकती। और बहुत का वजह ये होती है कि अगर उसे स्टडी करना चाहें पूरी पॉपुलेशन को तो ज़्यादा रिसोर्सेज और टाइम चाहिए। तो इन सारी वजूहत से आप सैंपल लेते हैं और सैंपल के जो रिजल्ट्स हैं उनको जनरलाइज करते हैं पॉपुलेशन के ऊपर। तो यहाँ फिर प्रिसीजन का लेवल आ जाता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिजल्ट्स को जो है वो शो कर रहे हैं या क्लेम कर रहे हैं। तो इन सारी बातों का ताल्लुक फिर सैंपल साइज के साथ है कि सैंपल साइज आपका क्या है। ज़ाहिर है जितना बड़ा होगा सैंपल साइज उतनी प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी, लेकिन उतना आपका खर्चा और वक्त और रिसोर्सेज और आपकी एफर्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन लिखी हुई है कि ऑल मेथड्स आर सब्जेक्ट टू बायस। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई मेथड यूज़ करेंगे तो उस मेथड के अपनी कुछ लिमिटेशंस होंगी, अपने कुछ खामियां होंगी, जिसकी वजह से एक बायस आ जाएगा। अब यहाँ बायस का मतलब ये होता है कि आपका जो डाटा है वो ज़रूरी नहीं है कि 100% जो है वो उस रियलिटी को डिपिक्ट करे, उस रियलिटी को रिप्रेजेंट करे। तो जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे उस तरीके में जहाँ इतनी खूबियाँ होंगी वहाँ कुछ ना कुछ खामियाँ ज़रूर होंगी। और खामियों की वजह से आप का ये क्लेम कि बिल्कुल 100% मैं उस रियलिटी को ऑब्जर्व करने में या नोट करने में कामयाब रहा हूँ, ये दावा जो है ये ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बायस कुछ ना कुछ तो रहेगा ही मेथड में। अब कोशिश ये होती है अच्छे रिसर्चर की कि वो इस बायस को कम से कम करे, और जहाँ पे वो कोशिश करके बायस को कम या ख़त्म कर सकता है वहाँ पे वो अपनी पूरी कोशिश करे और बायस को बढ़ने ना दे। अब रिसर्च में जितना बायस या जितना एरर जो है, इसको एरर कह लीजिए चलें, जितना एरर जो है वो बढ़ेगा उतना जो क्लेम है रिजल्ट्स का या रिसर्च के आउटकम का, उतना ज़्यादा क्लेम ख़राब होगा और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से रिलायबल नहीं होंगे या उस तरह से काबिल एतमाद नहीं होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है ये एक ट्रायंगुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगुलेशन ऑफ डाटा, इसको कहते हैं कि आप डाटा मुख्तलिफ तरीक़ों से जमा करें और इसका मकसद ये होता है कि आप जिस रियलिटी को भी
स्टडी कर रहे हैं, जिस फिनोमेना को भी स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी एक मेथड से या किसी एक सोर्स से डाटा लेते हैं तो वो उसका एक एस्पेक्ट सामने आता है, जबकि रिसर्चर की कोशिश होती है कि वो उस रियलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझे। तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए वो ट्रायंगुलेशन करता है। वो ट्रायंगुलेशन में डाटा जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करता है या मुख्तलिफ सोर्सेज से। तो यहाँ देखें, ट्रायंगुलेशन ऑफ मेथड्स होती है एक। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके डाटा लिया जाए, यानी आप ऑब्जर्व भी करें इंसानों को काम करता हुआ, आप उनका इंटरव्यू भी कर लें, आप उनका सर्वे भी कर लें, आप उनके बारे में डॉक्यूमेंट्स भी देख लें। तो ये फिर डिफरेंट मेथड्स हो गए। इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज हो गए, आप सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि डॉक्यूमेंट्स को एक सोर्स बनाएं और उनकी ऑब्जर्वेशन को एक और सोर्स बनाएं, या आप क्लास के अंदर जो मसाइल हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स को आप अलहदा इंटरव्यू करें और टीचर्स को अलहदा इंटरव्यू करें, या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्कूल के या उस डिपार्टमेंट के, उनसे अलहदा इंटरव्यू करें, ताकि उस क्लास के अंदर जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, तालिब इल्मों की पढ़ाई सही नहीं हो रही, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ। डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएंगे, डिफरेंट एंगल से आएंगे, तो इसी को हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। फिर एक और इसमें ट्रायंगुलेशन का कंसेप्ट है, ट्रायंगुलेशन ऑफ एवेलुएटर्स। यहाँ एवेलुएटर्स का मतलब ये होता है कि जो आपके डाटा कलेक्शन का स्टाफ है उसको आप एवेलुएटर कह लीजिए। जैसे आप नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने किसी को एक आंसर शीट दी कि अपना नॉलेज इस पे लिखो। आपने पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन बनाए और अपने तालिब इल्मों से कहा कि आप इसके आंसर लिखिए। तो आप अपनी रिसर्च को ज़्यादा साउंड बनाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए आपने डिफरेंट टीचर से उनकी मार्किंग करवाई, ताकि ये पता चले कि लोगों के जो आंसर हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो एवेलुएटर्स हैं उनकी जो एवेलुएशन की स्कोरिंग है वो फिर आपस में काफ़ी हद तक मैच करनी चाहिए। अगर स्कोरिंग मैच कर रही है, वो अच्छे तालिब इल्म को सारे लोग अच्छा ही समझ रहे हैं और बुरे को बुरा ही समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो डाटा कलेक्शन मेथड था और वो जो आपने इम्तहान लिया, वो इम्तहान ठीक तरीके से लिया कि उन्होंने अच्छे और जो है वो कम तैयारी वाले तालिब इल्मों के दरमियान एक तफरीक पैदा कर दी। तो एवेलुएटर्स बढ़ा के भी हम बात का जो है वो ट्रायंगुलेशन करते हैं कि हम उस रियलिटी तक पहुंच पाए हैं कि तालिब इल्मों का नॉलेज जो है वो कितना परफेक्ट है और कितना जो है वो कम है। तो इस तरह की चीज़ें हम डाटा की ट्रायंगुलेशन में करते हैं। फिर डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये आप देखिए कि दो हमारे पास चॉइसेस होती हैं इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट हम कहते हैं क्वेश्चनरी को या उस शीट को जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप फिजिकल नेचर का कोई डाटा है तो वो मशीन, जैसे वजन करने वाली मशीन है, जैसे जो है वो साइज मापने वाला जो है वो हमारे पास इक्विपमेंट है, या कोई और है, बीपी का चेक करने का आला है या कुछ और है, तो कोई भी मशीन भी इसमें आ जाती है। तो मशीन हो या क्वेश्चनर हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च सोशल साइंस की है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। तो दो बातों की तरफ देखना होता है कि आपने, एक तो ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड, ये दो ऑप्शंस हैं असल में, दो चॉइसेस जो है ना, दो ऑप्शंस हैं कि स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट पहले से बना हुआ हो और वो स्टैंडर्डाइज्ड करार पाया हुआ हो। अब स्टैंडर्डाइज कैसे होता है इस पर भी बात करते हैं आगे जाके। और दूसरा ये है कि आप अपना बनाएं, यानी एक क्वेश्चनर किसी ने बनाया, उसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की और जब वो स्टैंडर्डाइज बन गया तो उसके बाद बाकी बात की जो दुनिया है वो उसी को यूज़ कर रही। तो इसको हम एडॉप्शन ऑफ अ क्वेश्चनर, इस क्वेश्चनर को स्केल भी बोलते हैं सोशल साइंस में। स्केल का मतलब यही है कि जो रियलिटी है उसको मेजर करने का वो काम करता है और आंसर को नंबरों में नंबरों में जो है वो जाहिर करता है। तो दूसरा तरीका ये है कि स्टैंडर्डाइज्ड अगर स्केल नहीं मिल रहा तो आप अपना स्केल बनाएं। अब अपना स्केल बनाते हुए भी उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है और उसको काबिल कबूल बनाना होता है, एक्सेप्टेबल बनाना होता है। मज़ीद हम देखते हैं
कि अगर आप ये फैसला करें कि अपना स्केल बनाना है तो अपना स्केल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आप इसमें देखिए। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले उस कंसेप्ट को देखिए कि जिस कंसेप्ट को मेजर करना है। अब ये फिर डिपेंड करता है कि वो कंसेप्ट क्या है। वो कोई फिजिकल साइंस हो सकती है, वो सोशल कंसेप्ट हो सकता है। उस कंसेप्ट को समझना है। जैसे अब सोशल कंसेप्ट की मैं मिसाल देता हूँ, जैसे कि ईमानदारी है, जैसे सफाई है, जैसे इंसान का एटीट्यूड है किसी चीज़ के बारे में, मनशियात के बारे में इंसानों की सोच है कि मनशियात के वो कितना हक में है या कितना मुखालिफ है। तो किसी कंसेप्ट को सबसे पहले आप डिफाइन करें कि वो है क्या। और जाहिर है ये डिफाइन कि ये जो डेफिनेशन है ये आप एक्सपर्ट से लेंगे, आप किताबों से लेंगे, जिन लोगों ने कलम उठाया है उस मौजू पर, जिन लोगों ने सोच विचार की है उस मौजू पर, या जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया के, उस साइंस के, उनसे आप हेल्प लेके या उनकी किताबों से या उनके इंटरव्यू करके आप उस कंसेप्ट को समझेंगे। और उस कंसेप्ट को समझते हुए आपने ये ध्यान भी रखना है कि उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसमें शामिल हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसमें शामिल नहीं हैं। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी ऑनेस्टी की, ऑनेस्टी या ईमानदारी। अब ऑनेस्टी क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, सच बोलना जो है वो ऑनेस्टी में शामिल है कि नहीं, अमानत का ध्यान रखना, उसमें ख़यानत ना होने देना ऑनेस्टी में शामिल है कि नहीं, जो है वो नमाज पढ़ना उसमें शामिल है कि नहीं। तो ये देखना होगा कि उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं ज़ाहिर है उन्हें निकाल के साइड पे रखना होगा। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उस कंसेप्ट में शामिल हैं। आप किसी भी कंसेप्ट को लेके उसका स्केल बना सकते हैं। उसके बाद आपने लेवल ऑफ मेजरमेंट तय करना है। ये जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अगर आप क्वांटिटेटिव डाटा के लिए स्केल बना रहे हैं तो आपने फिर ये तय करना है कि अपनी रियलिटी को सामने रखते हुए, फिनोमेना को सामने रखते हुए आपने ये तय करना है कि आपका जो डाटा आएगा वो नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, इंटरवल होगा या रेशो होगा। तो इस तरह का फैसला आपने करना है अपनी रियलिटी को सामने रखते हुए। उसका जब फैसला हो जाए तो फिर आपने आइटम्स जनरेट करनी है। यहाँ आइटम का मतलब है वो क्वेश्चंस या वो स्टेटमेंट्स जिनकी मदद से आपने वो डाटा कलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने ऑनेस्टी देखनी है तो ऑनेस्टी डायरेक्टली तो मेजर नहीं हो सकती। आपने कुछ ऐसी बातें सोचनी हैं जो किसी भी शख्स में ऑब्जर्व करने के लिए कि उसके पास अगर अमानतें रखी जाएं तो क्या वो उनकी हिफाजत करता है या उनमें ख्यानत करता है। तो ये एक आइटम हो गई। इसी तरह से अगर आप समझते हैं कि सच बोलना उसमें शामिल है तो फिर आपको ये भी एक आइटम बनानी होगी कि वो कितना सच बोलता है या उसको मौका मिले तो कितना झूठ बोलता है। ये एक आइटम हो गई। इस तरह से आपने उस कंसेप्ट को सामने रखते हुए आइटम सोचनी है। अगर आपने किसी का मैथमेटिक्स का जो है वो टेस्ट बनाना है, उसका नॉलेज चेक करना है, तो आपने मल्टीपल क्वेश्चंस बनाने हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स कोई एक छोटी सी चीज़ तो है नहीं, मैथमेटिक्स की तो 10 ब्रांचेज हैं आगे। आपने अलजबरा के क्वेश्चन बनाने हैं, आपने ज्योमेट्री के बनाने हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बनाने हैं, सेट थ्योरी के बनाने हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ज्योमेट्री है। इस तरह के आपने चीज़ें जो हैं उसमें बनानी हैं और फिर आपने उन सब को अप्लाई करना है किसी जब स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर। तो उससे आप जो है वो फिर डाटा लेंगे कि इनके आंसर किस हद तक सही हैं, इनको ये कंसेप्ट किस हद तक आते हैं। तो आइटम्स आपने जनरेट करनी है। अब आइटम जनरेट करते हुए दो बातें उसमें शामिल होती हैं। एक तो ये है कि आपने उस क्वेश्चन की या उस स्टेटमेंट की वर्डिंग क्या रखनी है, और दूसरा ये है कि रिस्पॉन्स किस तरह से लेना है। बाज़ बात से मैंने आपको टेस्ट की मिसाल दी, तो बाज़ बात हम ओपन छोड़ देते हैं कि तालिब इल्म अपनी मर्जी से जवाब लिखे, बाज़ बात हम MCQs की शक्ल दे देते हैं। इसी तरह से अगर ओपिनियन लेनी हो तो लिकट का स्केल बड़ा मशहूर है कि जिसमें एक तरफ स्ट्रांगली एग्री होता है, दूसरी तरफ स्ट्रांगली डिसएग्री होता है, और आमतौर पर ये 5 पॉइंट्स का होता है। दरमियान वाला पॉइंट जो है वो न्यूट्रल होता है। तो रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरह से बनाना है कि आपके पास डाटा कैसे आए, तो सवाल कैसे पूछना है और फिर उसका रिस्पॉन्स का तरीका क्या रखना है। ये दोनों चीज़ें जब तय होंगी तो आपने जनरेट आइटम कर लिया। उसके बाद उसका लेआउट और डिज़ाइन बनाना है कि आपने किस शक्ल में उसे प्रेजेंट करना है।
अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने। वो एक ऑनलाइन क्वेश्चनर होगा या आपने इस तरह से पेपर बेस्ड टेस्ट होगा, किस तरह का होगा, उसको डिज़ाइन कैसे करना है, सवालों की तरतीब क्या होगी, इन सारी बातों का आपने ख्याल रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, बाकी चीज़। और इसमें सबसे आखिरी जो होता है वो होता है प्री टेस्ट आप करते हैं, यानी आप एक ग्रुप के सामने अपना स्केल जो नया बनाया वो आप रखते हैं और उनसे आप उसे फिल कराते हैं, और फिल कराने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उससे आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका जो स्केल है वो कैसा डिज़ाइन हो। तो इसके लिए अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके लिए तरीका जो है वो स्केल डेवलपमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बना लिया हुआ है कि अगर आपने एमसीक्यूज बनाए हैं तो कितने % लोगों का जो आंसर है वो कौन से एमसीक्यू पे आया, किस पे नहीं आए जवाब, या बहुत थोड़े आए, नेग्लिजिबल। तो इससे आपको पता चलता रहता है कि आपकी कौन सी आइटम जो है उसने सही परफॉर्म किया, कौन सी ने गलत परफॉर्म किया, और आप अपने स्केल को रिफाइन कर सकते हैं। तो रिफाइन करते जाएं और उसे फिर जो है वो उसको बार बार टेस्ट करते जाएं पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, तो आपका स्केल जो है वो रिफाइन होता जाएगा और आखिरकार एक मौका आएगा कि वो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए। इसके बाद मज़ीद देखिए जी, एक अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे जो है वो समझा जाता है कि अच्छा है, उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन सी खूबियाँ होती हैं। तो इसमें असल में ये 2 ही पॉइंट हैं, मैंने ये असल में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से लिखे हुए हैं। एक है रेलिवेंसी और एक है क्रेडिबिलिटी, और इसी रेलिवेंसी को वैलिड भी कहते हैं या वैलिडिटी भी कहते हैं, और इसी क्रेडिबिलिटी को रिलायबिलिटी भी कहते हैं। तो वैलिडिटी कह लें या रेलिवेंसी कह लें, मैं आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी ये है किसी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट की या स्केल की कि जिस मकसद के लिए वो स्केल बनाया गया है उसी मकसद को पूरा कर। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा स्केल ईमानदारी को या ऑनेस्टी को मेजर करता है, तो ये वाकई ऑनेस्टी को ही मेजर करे, किसी और चीज़ को मेजर ना करे। अगर हम ये समझते हैं कि ये जो मशीन है ये इंसानी जिस्म का ब्लड प्रेशर चेक करती है, तो ब्लड प्रेशर ही वाकई चेक कर रही हो, वो बॉडी में से कोई और चीज़ चेक ना कर रही है। इसी तरह वज़न नापने वाला अगर हमने कोई आला बनाया है तो वो वज़न ही मेजर कर रहा हो किसी भी आइटम का, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई और चीज़ मेजर ना कर रहा। तो जिस मकसद के लिए वो चीज़ बनाई गई है, जो क्लेम किया जा रहा है कि ये स्केल ये काम करता है, तो उस अगर वो उसी काम को करे, जैसे मैंने अभी मिसाल दी है कि मैथमेटिक्स अगर बच्चों का देखना है कैसा है, तो ऐसा पेपर बनाना जिससे उनका मैथमेटिक्स चेक हो जाए कि उनको मैथ का कितना नॉलेज है, इसको हम कहेंगे वैलिड। तो ऐसा स्केल कि जो उसी कंसेप्ट को चेक करे, उसी को मेजर करे जिसका क्लेम किया जा रहा है, तो उसको एक वैलिड स्केल कहते हैं। रिलायबिलिटी या क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि स्केल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो वो सही रिजल्ट दे और रिजल्ट के अंदर कुछ मसला ना करे। यानी अगर हम एक ग्रुप है 100 बच्चों का और उनका मैथ का नॉलेज चेक करते हैं, तो हर बच्चे के मार्क्स आ जाएंगे हमारे। अब अगर हम 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उसी क्लास का दोबारा मैथ का टेस्ट लें, तो टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 दिनों के अंदर अंदर कोई मैथ बहुत ज़्यादा नहीं कोई सीख जाता या बहुत ज़्यादा कोई पुअर नहीं हो जाता। तो अगर तो जो स्टूडेंट पहले टॉपर था वो टॉप के ही बच्चों में रहता है और जो सबसे पुअर था वो पुअर बच्चों में ही रहता है, थोड़े बहुत मार्क्स का फ़र्क भी हो जाए तो है, तो ऐसे स्केल को हम रिलायबल कहेंगे। तो रिलायबिलिटी को भी चेक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो किसी भी स्केल का वैलिड होना ज़रूरी है और उसका रिलायबल होना ज़रूरी है। तो ये दोनों कंसेप्ट जो हैं ये स्केल बिल्डिंग के साथ साथ चलते हैं। और अगर ये कंसेप्ट अगर बार बार स्केल को टेस्ट किया जाए पॉपुलेशन के ऊपर और उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो इंश्योर होती चली जाए, तो एक फिर मौका आता है कि वो स्केल फिर स्टैंडर्डाइज स्केल कहलाता है कि बार बार टेस्ट होने से वो वैलिड और रिलायबल साबित हुआ। फिर जनाब ये है कि सर्वे की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर्वे आमतौर पर किए कैसे जाते हैं। तो सर्वे करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। एक फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़ हैं, आमने सामने बैठ जाएं, रिसर्चर और पार्टिसिपेंट तो आपस में जो है वो इंटरव्यू कर लें। अगर इवन कोई क्वेश्चनर भी है तो रिसर्चर खुद फिल कर ले
जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि अगर जो पार्टिसिपेंट है वो अनपढ़ है या कम पढ़ लिखा है और आपके सवालों को पढ़ के नहीं समझ सकता या जवाब नहीं ले सकता, तो रिसर्चर खुद बैठ के जवाब लिख सकता है। तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो गया। फिर दूसरी सूरत टेलीफोन की है कि टेलीफोन किया जाए, और टेलीफोन आजकल तो रिकॉर्डिंग भी आसान है, तो रिकॉर्डिंग कर ली जाए। फिर तीसरी सूरत जो है वो पोस्टल सर्वेज हैं, यानी क्वेश्चन को पोस्टल तरीके से, पोस्टल के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं डाक आई हो, इसमें जितनी भी कोरियर सर्विसेज हैं, मतलब ये है कि क्वेश्चन भेजने वाला डाक के हवाले करके तो फारिग हो जाता है, और जो पार्टिसिपेंट है उसको डाक मिलती है तो वो अपने फारिग टाइम में जब भी महसूस करे अपनी मर्जी से रिसर्चर के किसी इन्फ्लुएंस के बगैर उस क्वेश्चन को बैठ के फिल करता है। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं इनके अपने कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, तो अलग अलग वो डिस्कस भी किए जा सकते हैं। अच्छा, फिर ईमेल सर्वेज हैं। ईमेल भी रब्ता करने का एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है कि आप ईमेल कर दें अपना क्वेश्चन दूसरे को और वो उसको फिल करके भेज दें। और इसमें एक और तरीका जो पिछले कई सालों से चल रहा है वो है वेब बेस्ड सर्वे। तो वेब के अंदर सर्वे मॉन्की के नाम से आपने सुना होगा, और गूगल फॉर्म्स के अंदर जो है वो डिज़ाइन किया जा सकता है सर्वे। गूगल फॉर्म बना के उसका लिंक भेज दें पार्टिसिपेंट को, वो क्लिक करे अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे, और उसके सामने आपका क्वेश्चन जो है वो खुल जाता है, वो उसको उधर ही फिल करे और सबमिट का बटन दबाए। तो ये सबसे आसान भी है आजकल के दौर में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फिर इंटरनेट के यूज़र हों और इंटरनेट के ऊपर वो आसानी से फिल करना जानते हो। आपके पास डाटा जो है वो बड़ी अच्छी रिफाइंड फॉर्म में आपके सामने आ जाता है और आपको दोबारा से एंटर नहीं करना पड़ता, इसलिए कोई डाटा ऑलरेडी कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। इसमें थोड़ी सी डिस्कशन है रिस्पांस रेट की। जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होते हैं उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें आमतौर पर रिस्पांस रेट कैसे आता है, और रिस्पांस रेट का मतलब ये है कि लोगों को भेजा है तो उसमें से कितने लोगों ने आंसर किया, उसको रिस्पांस रेट कहते हैं, कितने % लोगों ने आंसर किया। तो रिस्पांस रेट जो है वो किस हद तक बेहतर समझा जाता है और कितना हो जाए तो कैसा समझा जाता है। इसमें कोई स्टैंडर्ड्स तो नहीं है। स्टैंडर्ड्स इसलिए नहीं है कि इसमें एक तो डिफरेंट मकासद होते हैं रिसर्च के, और दूसरा ये है कि डिफरेंट मेथड होते हैं रिसर्च के, और तीसरा ये है कि फिर डिफरेंट फिनोमेना भी है, पॉपुलेशन भी डिफरेंट होती है, तो हर जगह एक फार्मूला लगाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए कन्वेंशंस या रवायात होती हैं कि किस एरिया की आप रिसर्च कर रहे हैं और उस एरिया में कितने रिस्पांस रेट को जो है वो एक्सेप्टेबल समझा जाता है। तो एक समरी है डिफरेंट स्टडीज़ की जो है वो यहाँ पे दी गई, एक समरी बना के, ये एक जगह से मैंने उठाया है ये डाटा, कि अगर मेल का सर्वे हो तो 50% को मुनासिब समझा जाता है, 60% रिस्पांस रेट को अच्छा समझा जाता है, 70 को ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर टेलीफोन का सर्वे हो तो 80% को अच्छा समझा जाता है। ईमेल का सर्वे हो तो 40% एवरेज कहलाता है और 50% अच्छा कहलाता है। ऑनलाइन सर्वे हो तो 30% एवरेज समझा जाता है, और फेस टू फेस सर्वे हो तो 80 से 85% को अच्छा समझा जाता है। तो ये एक डाटा जो है ये डिफरेंट स्टडी से सामने आया। इसमें फिर ये है कि नॉन रिस्पांस बायस भी एक होता है, यानी जैसे मैंने पहले बायस की बात की थी, इसको एरर भी कहते हैं, बायस भी कहते हैं। ये बायस या एरर ऐसा होता है कि अगर बढ़ जाए तो आपकी स्टडी को ख़राब करता है और आपके जो रिजल्ट्स हैं उसमें जो क्लेम्स किए गए हैं उन क्लेम्स को फिर ये वीक करता है। तो नॉन रिस्पांस बायस आ जाता है। नॉन रिस्पांस बायस ये है कि आपने तो सैंपल लिया, सैंपल का साइज़ तय किया, उस हिसाब से सैंपल ले लिया, और जब हमने सैंपल लेके अपने पार्टिसिपेंट्स को क्वेश्चन भेजा तो उनमें से कईयों ने आंसर नहीं किया। जब आंसर नहीं किया तो इसको हम नॉन रिस्पांस बायस कहते हैं, यानी ऐसा बायस या ऐसा एरर कि जो रिस्पांस ना आने की वजह से हुआ। तो नॉन रिस्पांस बाय इज अफेक्टेड बाय क्वेश्चन कंटेंट, क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ एंसेशन एंड क्वेश्चनर लेंथ। ये 4-5 बातें इसमें बताई गई हैं कि वजह से लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो क्वेश्चन का कंटेंट हो कि उन्हें समझ ना आ रहा हो या कुछ ऑफेंसिव हो। फिर क्वेश्चन बनाते हुए आपने जो एक क्वेश्चन बनाने के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया कि नहीं किया। उन गाइडलाइंस में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए,
डबल बैरल क्वेश्चन ये होता है कि आपने एक क्वेश्चन में दो बातें पूछ ली, अब वो एक के साथ हाँ करना चाहता है, दूसरी के साथ ना करना चाहता है, तो कैसे करे जबकि क्वेश्चन एक ही है। यानी आप उससे अगर ये पूछें कि आप चाय बिस्किट लेते हैं तो क्या जवाब देगा? अगर वो सिर्फ खाली बिस्किट खाने का शौकीन है, चाय का नहीं है, तो फिर क्या जवाब देगा, यस या नो? या अगर वो चाय तो पीना बहुत पसंद करता है लेकिन बिस्किट उसे पसंद नहीं है, तो आपने दो बातें पूछ ली, तो दो बातों का एक ही सवाल में जवाब देना मुश्किल हो जाता है। फिर ये है कि आपने किस तरीके से क्वेश्चनर फिल कराया, वो तरीका भी मैटर करता है। फिर अगर आपका क्वेश्चनर लंबा होगा तो लोग बोर होंगे, लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता, तो आपका रिस्पांस कम आएगा। क्वेश्चनर को गाइडलाइन ये है कि स्मार्ट रखिए, छोटे से छोटा रखिए, लेकिन आपके मकसद भी दूसरी तरफ हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर पूरे नहीं होते, आपके वेरिएबल्स ही पूरे नहीं होते, तो फिर क्वेश्चन छोटा कैसे होगा? तो इन दोनों बातों के दरमियान, यानी क्वेश्चनर की लेंथ के दरमियान और फिर रिस्पांस रेट के दरमियान आपको बैलेंस रखना होगा, और ये बैलेंस बड़ा मुश्किल है। फिर कुछ और बातें भी हैं, इंट्रूसिव, सेंसिटिव, irrelevant or repetitive questions, as well as those that are poorly worded, difficult to understand, difficult to answer, or have insufficient response categories can frustrate respondents and produce non-response. ये भी non-response की वजूहात बयान की गई हैं कि इंट्रूसिव होता है उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा जो है वो दखल देने वाला, उनको ऑफेंड करने वाला, और सेंसिटिव में बाज़ औक़ात ऐसे सवाल होते हैं कि जिसका जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझता, कि वो उन मामलात में वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिर इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं सम टाइम, और आपके रिस्पोंडेंट को पता चल जाता है कि इररेलेवेंट है, तो वो क्यों जवाब दे। फिर रेपिटेटिव होते हैं, बार बार एक ही बात पूछी जा रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, या उनकी वर्डिंग ठीक नहीं है, या अंडरस्टैंडेबल नहीं है, या फिर ये है कि उनका आंसर देना मुश्किल है। यानी आप बाज़ का जो है वो ऐसा सवाल उससे पूछ लें कि उसको बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़े, हिसाब किताब लगाना पड़े, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी वजूहात से जो है वो नॉन रिस्पांस बायस पैदा हो जाता है, रिस्पांस रेट आपका कम हो जाता है। रिस्पांस रेट को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। बढ़ाना कैसे है ताकि ये बायस जो है, ये एरर कम से कम हो और आपकी रिसर्च बेहतर हो। इंक्रीज परसीव्ड रिवार्ड्स, यानी जो इंसान आपके सवाल का जवाब देने वाला है या आपका पार्टिसिपेंट है, उसके जहन में भी तो कोई रिवार्ड होगा ना, वो क्यों आपका सवाल जो है वो फिल करे, आपका सवालनामा क्यों फिल करे। तो आप ये सोचिए कि कैसे उसके जहन में ये फीलिंग पैदा करनी है कि मुझे सवालनामा फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि उसे थैंक यू कहिए, उसके साथ पोलाइट रहिए, उससे रिगार्ड में बात कीजिए। बाज़ बात मैंने देखा है कि रिसर्चर जो है वो अपना हक समझते हुए कि मेरा हक है इस पर डाटा लेना, तो वो जाके उसको ऑफेंड कर देता है, परेशान कर देता है, तो फिर जो है वो उससे पार्टिसिपेंट जो है वो बिदकता है और वो नहीं तैयार होता डाटा देने के लिए। उसके बाद आप उससे ये वादा भी करें कि इसकी समरी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसका अगर वो पसंद करें तो अपना ईमेल वगैरह दे दें या अपना एड्रेस दे दें। तो आप उनसे ये वादा कर सकते हैं कि अगर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें, वैसे ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मांगनी होती क्वेश्चनर में, ये क्वेश्चनर बनाने के असूलों में होता है, लेकिन अगर वो आपके साथ शेयर करे तो और अगर वो इंटरेस्टेड भी हो तो आप उसको ये वादा कर सकते हैं कि जब ये रिसर्च मुकम्मल हो जाएगी तो इसकी एक समरी मैं आपके साथ, इसकी रिपोर्ट मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। इसके अलावा कुछ टेंजिबल रिवार्ड्स भी हो सकते हैं। आप उसको किसी रकम की ऑफ़र कर सकते हैं कि मेरी रिसर्च में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं आपको पैसे दूँगा। आप उसके लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट जो है वो दे सकते हैं। मैंने देखा है बाहर के मुल्कों में बाज़ का की चेन होती है, बाज़ का कोई पेन होता है, या इसके अलावा जो है वो बाज़ का जो है वो मोबाइल फ़ोन या टैब वगैरह जो है वो कुरानंदाज़ी के ज़रिए करते हैं कि अगर आप पार्टिसिपेंट हैं, 1000 पार्टिसिपेंट होगा मेरी रिसर्च का और मैं 5 लोगों को टैब दूँगा। तो आप अगर ये कूपन भी साथ फिल कर दें, इसमें अपना जो है वो आईडी कार्ड नंबर लिख दें या अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दें, तो आपका नाम की पर्ची मैं उस कुरानंदाज़ी में डाल दूँगा। तो आपको गिफ्ट जो है वो मिल सकता है, या सबके लिए कोई हल्का-फुल्का सा गिफ्ट ले लें। तो परसीव्ड रिवार्ड्स की यहाँ बात आई कि आपने उसके लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड, मतलब कम से कम इसमें थैंक यू है। फिर ये कि ट्रस्ट का लेवल आपने बेहतर रखना है। लेजिटिमेसी जो है वो कि आप एक जायज़ काम कर रहे हैं और आप एक मुफीद काम कर रहे हैं, उसका जो है वो पूरी कौम को या पूरे मुल्क को
या पूरी इंसानियत को फ़ायदा होगा, आपने ट्रस्ट पैदा करना है अपने रिस्पॉन्डेंट के। मेक रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेश्चनर सीम इम्पोर्टेंट, उसको उसकी अहमियत समझानी है कि ये बड़ा अहम है। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे इस रिसर्च में तो ये बड़ी फ़ायदेमंद रिसर्च हो सकती है और माशरे के मसाइल हल कर सकती है और बेहतर तजावीज़ लेके आ सकती है आइंदा ज़िंदगी गुजारने के लिए, या कोई मसले हल कर सकती है जिनसे इंसान इस वक्त परेशान है। फिर ये है कि अपने क्वेश्चनर को आप अच्छी तरह टेस्ट भी करें। हैव वन रिस्पोंडेंट फिल द क्वेश्चनर इन योर प्रेजेंस, अगर आपने डाक के जरिए भी भेजना है तो कुछ लोगों से अपने सामने फिल कराएं ताकि आपको ये पता चले कि उस क्वेश्चनर को फिल करते हुए लोगों को कहाँ मुश्किल आ रही है, कोई लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, कहीं पे आंसर देना मुश्किल हो रहा है, तो आप पायलट टेस्ट एक कर लें या प्री टेस्ट या पायलट टेस्ट एक की बात है कि एक छोटे सैंपल के ऊपर, यानी अगर आपका 400 का सैंपल है तो आप 30-40 अफराद के ऊपर पहले आप अप्लाई करके देख लें वो क्वेश्चनर। उससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चनर की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी चेक हो जाएगी और क्वेश्चनर बेहतर हो जाएगा। अगर आप बेहतर किए बगैर क्वेश्चनर को लॉन्च कर देंगे तो आपका रिस्पांस रेट भी कम होगा। लोग बड़ा इसको देखते हैं फिल करने वाले कि आपने क्वेश्चनर बनाया कैसा है। अगर उसी में जैसे अंग्रेज़ी में बनाया, अंग्रेज़ी की ही गलतियाँ हों, उसमें स्पेलिंग गलत हों, उसमें ग्रामर गलत हो, तो बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है कि ये पीएचडी लेवल की स्टडी कर रहे हैं या ये अपने आप को रिसर्चर कहते हैं, इन्होंने पीएचडी की हुई है और इनको ये नहीं पता कि क्वेश्चन आयर की प्रूफ रीडिंग कर लें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने रख के तो क्वेश्चन आयर जो है वो बनाना होता है ताकि और इन सारी बातों का मकसद ये है कि रिस्पोंडेंट जो है वो अच्छे तरीके से फिल करे और हमारे पास अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा आए और हम उसकी बुनियाद पे एनालिसिस करके रिजल्ट्स दें। ले जनाब, डाटा कलेक्शन में कुछ एथिकल वैल्यूज़ भी होती हैं, एथिकल कंसर्न्स होते हैं जिनको एड्रेस करना होता है, एथिकल इश्यूज होते हैं, तो इनको भी देखिए। सबसे पहली तो इसमें बात यह है कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो वॉलंटियर्स होंगे। आपने कोई मजबूरी की, यानी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना। आप फ़र्ज़ करें उस्ताद हैं और अपनी क्लास में जाके आप उन्हें कहेंगे कि मैं ये क्वेश्चन फिल करें, वरना जो है वो इन लोग आपसे थ्रेट ना फील करें। तो उनसे आपने जो है ना वो वॉलंटियर पार्टिसिपेशन, जो ना पार्टिसिपेट करना चाहे उस पर कोई जबर नहीं है, कोई उसके ऊपर जो है वो जोर नहीं है किसी का, तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना है। फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ होती हैं जैसे हमारे साइकोलॉजी में है या दूसरे मेडिकल के फील्ड में है या फार्मेसी में है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी जिसमें उनका कुछ नुकसान का भी खदशा होता है। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक तो ये कि नुकसान हो ना, वो नेक्स्ट पॉइंट आ ही रहा है, उनका कोई नुकसान ना हो। दूसरा ये है कि उनको आपने इन्फॉर्म करना है कि ये स्टडी क्या है, इसके क्या मकसद हैं और अगर इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो वो किस तरह के हो सकते हैं, और उससे आपने एक फॉर्म फिल कराना है, उसको इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। आपने कंसेंट लेनी है उनसे, उनके साइन लेने हैं, उनको बनवाना है आपने पूरा, और वो साइन करें कि हाँ मुझे पता चल गया कि आपकी स्टडी क्या है और मैं वॉलंटरीली इसमें शरीक हो रहा हूँ। उनके लिए हार्मफुल ना हो आपकी स्टडी, वो हार्मफुल नफसियाती तौर पर भी नहीं होनी चाहिए, जिस्मानी तौर पर भी नहीं, समाजी तौर पर भी नहीं, मुआशी तौर पर भी नहीं। तो किसी भी तरह से आपकी स्टडी उनके लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। फिर एनोनिमिटी का एक इशू है कि आपने कभी भी उनसे ये नहीं कहना कि अपना फ़ोन नंबर मुझे दे दें, अपना एड्रेस दे दें या अपना नाम लिख दें। नाम का खाना तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए अपने क्वेश्चनर में। उनकी एनोनिमिटी आपने रखनी है कि जब सारे क्वेश्चनर जमा हो जाएं, यानी उस वक्त तो आपको पता ही होता है जब आप उनसे फिल करा रहे हैं कि इनका नाम क्या है या कौन सा है, लेकिन जब सारे क्वेश्चनर एक जगह आ जाएं तो फिर उनको इस तरह से मिक्स कर दें कि फिर किसी क्वेश्चनर से पता ना चले कि ये कौन से साहब ने फिल किया। इसको एनोनिमिटी कहते हैं। फिर प्राइवेसी भी है, आपने उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखना है। यानी डाटा लेने के बाद आपने डाटा जो है वो उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है जिसके लिए वादा किया है। ये ना हो कि आप उनकी इनकम पूछें अपनी स्टडी के लिए, पीएचडी के काम के लिए, और बाद में इनकम टैक्स वाले आपसे ले जाएं वो डाटा। तो आपने डाटा जो है वो प्राइवेट रखना है, उसको जो किसी के हाथ नहीं लगने देना। एनोनिमिटी भी रखनी है और प्राइवेसी को भी इंश्योर करना है कि किसी की बात जो है वो डिस्क्लोज ना हो। तो इस तरह की जो बातें हैं सारी मिलके, तो इन्हीं को हम एथिकल कंसर्न्स कहते हैं, जिनको एड्रेस करना अपनी रिसर्च में, अपनी डाटा कलेक्शन में इंतहाई ज़रूरी होता है। तो जनाब ये वो बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब जो हमारे पास टाइम है बाकी, इसमें मैं इस हाउस को ओपन करता हूँ कि आप कोई सवाल पूछना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें तो देखें। जी बिलाल साहब हैं हमारे साथ, कौन है कोऑर्डिनेटर?